गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और आप लोग अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और मेरे बच्चों सब कुछ परफेक्ट है, ओके है। तो कल हमने पढ़ना स्टार्ट किया था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को। और आंतरिक संरचना को समझने के लिए मैंने आपको बताया था कि इसको हमने तीन भागों में बांटा, जिसमें सबसे पहला अपना पार्ट होगा क्रस्ट यानी भू प्रपटी, इसे हम बोलते हैं। बच्चों, क्रस्ट जो है ये पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग घेरे हुए है। यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्रस्ट में कौन कौन से एलिमेंट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना है बच्चों कि क्रस्ट यानी कि भू प्रपटी, क्रस्ट यानी कि भू प्रपटी में पाए जाने वाले एलिमेंट, ठीक है। क्रस्ट यानी कि भू प्रपटी में पाए जाने वाले जो एलिमेंट हैं बच्चों, तत्व हैं, उसमें हम बात करेंगे सबसे पहले एक ट्रिक के माध्यम से। मेरे दोस्त, मैं आपको बता रहा हूं और ट्रिक में ध्यान रखना है RCA। तो मान लेना है कि आसी नाम की कोई लड़की है, उसको मेरे दोस्त मैगी दी जा रही है। तो याद रखिएगा RCA लो मैगी। तो बच्चों आपको ये ट्रिक याद रखनी है, इसमें सारे के सारे एलिमेंट हैं जो क्रस्ट में पाए जाते हैं। बच्चों, आ से बनेगा ऑक्सीजन, सी से बनेगा सिलिकॉन, ए से बनेगा बच्चों एल्यूमिनियम, लो से बनेगा लोहा और मैगी से बनेगा बच्चों मैग्नीशियम। मैगी से क्या बनेगा? मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो तत्व है, एलिमेंट हैं, ये मेरे दोस्त सबसे ज्यादा पाए जाते हैं क्रस्ट पे। इनमें सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट होगा बच्चों ऑक्सीजन। तो भूप्रपटी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होगा बच्चों। और ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो 46.08% होगी, ठीक है। सिलिकॉन जो है वो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पाया जाता है, दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। ठीक है बच्चों, हम बात कर रहे हैं क्रस्ट की यानी कि भू प्रपटी की। तो आपको याद रखना है कि क्रस्ट यानी भू प्रपटी को हम दो भागों में बच्चों डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलेंगे अपर क्रस्ट, यानी कि ऊपरी क्रस्ट, और एक को हम बोलेंगे लोअर क्रस्ट।
यानी कि निचली क्रस्ट, ठीक है ना, एक अपर क्रस्ट एक लोअर क्रस्ट। मेरे दोस्त आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट के ऊपर एक बड़ा भाग जहां पर दो तत्व सबसे ज्यादा पाए जाते हैं वो है सियाल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सियाल जो भाग है वो कौन से, या सियाल जो परत है वो कौन से भाग में पाई जाती है, तो आप बोलेंगे सियाल परत क्रस्ट पे पाई जाती है। बेटा इसका नाम सियाल क्यों पड़ा है, क्योंकि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम में पहले पहले दोनों के दोनों अक्षरों को उठा के एक शब्द बना दिया, इसे बोलते हैं सियाल। और ये सियाल शब्द दिया था स्वेस नाम के एक साइंटिस्ट ने। तो सिलिकॉन और सिलिकॉन के साथ साथ याद रखिएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सियाल जो भाग है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एसआई का मतलब सिलिकॉन है, सिलिकॉन के पहले वाले दो अक्षर उठा के और एल्यूमिनियम के पहले वाले दो अक्षर उठा के ये शब्द बना दिया सियाल। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले कि भाई ये शब्द दिया किसने है, तो मेरे दोस्त ये शब्द दिया है स्वेस नाम के वैज्ञानिक ने। स्वेस वैज्ञानिक के द्वारा ये दिया गया है। ठीक है, चलिएगा बच्चों, क्रस्ट के बाद हम बात करते हैं दूसरा जो अपना पार्ट है उसका नाम है मेंटल। मेंटल यानी कि आवरण। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपसे पूछा जाएगा कि मेंटल का जो विस्तार है वो कितने किलोमीटर गहराई में है, तो हम बोलेंगे 34 से लेके 2900 किलोमीटर तक इसका जो विस्तार होगा मेरे दोस्त वो गहराई के अंदर 34 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक होगा। मेंटल यानी कि आवरण जो है ना ये गाढ़ापन अवस्था में है। गाढ़ापन अवस्था में मेरे दोस्त ये स्थित है। गाढ़ापन अवस्था में होने के कारण इसका जो घनत्व होगा मेरे दोस्त वो कितना होगा। एवरेज डेंसिटी आपसे कोई पूछ ले, औसत घनत्व, और घनत्व के बारे में आप सभी जानते हैं मास बाई वॉल्यूम होता है घनत्व। एवरेज डेंसिटी के बारे में हम चर्चा करें तो मेरे दोस्त आपको बोलना है 3.5 से लेके 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 3.5 से लेके 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बच्चों इसका घनत्व होगा। आपसे कोई पूछ ले कि ये पृथ्वी के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग घेरे हुए है, तो मेंटल जो है मेरे दोस्त ये पृथ्वी के कुल आयतन का, आयतन का मतलब वॉल्यूम होता है, 83% भाग क्या है, घेरे हुए है। बच्चों हम बात करें तो ये जो आपका मेंटल वाला पार्ट है ना, इसी पार्ट के अंदर मैग्मा भरा हुआ है। और जिन जिस भाग के अंदर जिन जिन नक्षत्रों में मैग्मा भरा हुआ है उन नक्षत्रों को हम मैग्मा चैम्बर बोलेंगे। तो मैग्मा चैम्बर जो है ना वो आवरण यानी मेंटल में ही स्थित है। आवरण यानी कि मेंटल भाग में क्या है, ये अस्थित है।
मैग्मा का मतलब क्या होगा? मेटल्स का मेल्ट होना, यानी कि चट्टानों और धातुओं का पिघला हुआ जो रूप होता है उसी को हम बोलते हैं मैग्मा। मेटल्स के मेल्ट होने से जिसका फॉर्मेशन होगा वो मैग्मा होगा बच्चों। चट्टानों व धातुओं का पिघला हुआ रूप। तो चट्टानों और धातुओं का पिघला हुआ रूप क्या कहलाएगा? मैग्मा कहलाएगा। ठीक है, तो मैग्मा चैम्बर कहाँ मिलेंगे? यहीं पर मिलेंगे बच्चों। आवरण वाला जो भाग होता है ना, इसमें सीमा सीमा परत पाई जाती है। अब ये सीमा कौन है जो पाई जाती है यहां? बच्चों सिलिकॉन और मैग्नीशियम सबसे ज्यादा यहां पर एक लेयर के रूप में नजर आएगा। और सिलिकॉन के पहले वाले दो अक्षर और मैग्नीशियम के पहले वाले दो अक्षर उठा के एक शब्द बना दिया जिसको हम बोलते हैं सीमा। ठीक है, तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम वाला जो भाग होगा उसे हम मेंटल के अंदर सीमा लेयर बोलेंगे। तो सीमा परत कौन से भाग में स्थित होती है? मेंटल के अंदर स्थित होती है। समझ में आई भाई? आ गई सर समझ में? तो ये जो मेंटल हम पढ़ रहे हैं ना, इसको भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं दोस्त। सर जिस तरीके से हमने क्रस्ट को दो भागों में डिवाइड किया, ऐसे ही मेंटल को भी हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। ये दो भाग हमारे कौन से हो जाएंगे? एक को बोल देंगे अपर मेंटल, और अपर मेंटल होगा आपका ऊपरी आवरण। ठीक है, एक को बोल देंगे लोअर मेंटल, इसको हम बोल देंगे निचला आवरण। क्या बोल देंगे? निचला आवरण। ठीक है, तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल, ऊपरी आवरण और निचला आवरण। अब तीसरा जो भाग होगा बेटा उसे बोलेंगे कोर। कोर को हम बोल देंगे केंद्रीय भाग। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका विस्तार, और इसका विस्तार आप बोलोगे 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक, मतलब पृथ्वी के सेंटर तक। ठीक है बच्चों, हम बात करेंगे तो तरलीय अवस्था में है ये भाग, लिक्विड स्टेट के अंदर है। और ये कैसे पता चला मेरे दोस्त इतनी गहराई में कि ये वाला भाग तरलीय अवस्था में होगा? तो इसका पता तब चला जब भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया गया, और जो हमारी द्वितीयक तरंगे हैं जिनको हम सेकेंडरी वेव बोलते हैं, जिनको हम सेकेंडरी वेव बोलते हैं, वो इस भाग से गुजरती हुई नहीं पाई गई।
इस भाग से नहीं गुजरती है। ठीक है, तो द्वितीयक तरंगे इस भाग से नहीं गुजरती हैं। और बच्चों द्वितीयक तरंगों सेकेंडरी वेव की एक खास बात होती है कि ये लिक्विड स्टेट से नहीं क्रॉस करती। जब ये सेंटर वाले पार्ट से नहीं गुजरती पाई गई तो आइडिया लगा लिया गया कि भाई ये इसलिए नहीं गुजर पा रही है क्योंकि आगे वाला जो भाग होगा वो लिक्विड स्टेट में होगा, वो तरलीय अवस्था में होगा। ठीक है, वो कौन सी अवस्था में होगा वो दोस्त? तरलीय अवस्था में होगा, इसलिए यहां से ये जो सेकेंडरी वेव है वो नहीं गुजर पा रही है। बच्चों जो केंद्रीय भाग है ना, यदि आपसे इसका औसत घनत्व पूछ ले, अब तरलीय अवस्था में है तो इसका जो घनत्व होगा, डेंसिटी होगी, वो सबसे ज्यादा होगी क्योंकि लिक्विड स्टेट की डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट। तो औसत घनत्व आपसे कोई पूछ ले कोर का तो वो होता है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि मेरे दोस्त क्या होगा, तीनों भागों में सबसे ज्यादा होगा। कोर जो है बच्चों ये पृथ्वी के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग घेरे हुए है? 16.5%। पृथ्वी के कुल आयतन का 16.5% भाग घेरे हुए है मेरे दोस्त। ठीक है, यहां पर कौन सी परत पाई जाती है? निफे, NIFE। तो मेरे दोस्त निफे यानी कि निकल और फेरस, Ni से बनेगा निकल और Fe से बनेगा बच्चों फेरस। ठीक है, और ये जो निकल है ना, निकल यह आपका चुंबकीय पदार्थ है, मैग्नेटिक मैटर इसे बोलेंगे, अति चुंबकीय पदार्थ निकल। आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ पाया जाता है तो आप बोलेंगे केंद्रीय भाग में पाया जाता है चुंबकीय पदार्थ निकल। ठीक है बच्चों, ये जो हम कोर पढ़ रहे हैं, केंद्रीय भाग पढ़ रहे हैं, जिसको करोड बोल रहे हैं, करोड, कोर या केंद्रीय भाग, मेरे दोस्त इसको भी क्रस्ट और मेंटल की तरह हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। सर जी ये दो भाग कौन से होंगे? इन दो भागों में एक होगी अपर कोर, इसको बोलेंगे ऊपरी कोर, एक होगी लोअर कोर, इसको बोलेंगे निचली कोर। ठीक है बेटा, अपर कोर जो है ना, अपर कोर ये आपकी लिक्विड स्टेट में है, तभी तो सेकेंडरी वेव जो है वो आगे की तरफ बढ़ ही नहीं पाती। लेकिन बच्चों जो लोअर कोर है ना, लोअर कोर ये लिक्विड स्टेट में नहीं है, इससे ऊपर वाली लिक्विड स्टेट में है, तो यहां तक तो वो पहुंच ही नहीं पाएगी क्योंकि बीच में ही लिक्विड स्टेट आ जाएगी। तो मेरे दोस्त आपसे कोई पूछ लेना कि लोअर कोर कैसी स्टेट में है तो आपको बोलना है इन सॉलिड स्टेट, ठोसीय अवस्था में है मेरे दोस्त लोअर कोर, सॉलिड स्टेट के अंदर है। ठीक है बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बड़ी दूर दूर से आप लोग क्लास ले रहे हो, है ना? चलेगा, फटाफट एक बार बताएगा आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हो, यूपीएसआई के जितने भी धुरंधर दरोगा हैं कहाँ कहाँ से आप लोग जुड़े हुए हो ये बताइएगा। और उसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे कि हमने जो 3 भागों को 6 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें हमने
अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल लोअर मेंटल, अपर कोर लोअर कोर। तो इन 6 भागों को 5 ऐसे मेरे दोस्त पार्ट होंगे जो एक दूसरे से अलग करेंगे और उनको हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी यानी कि असंबंधता। तो मेरे दोस्त पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर, आंतरिक संरचना के अंदर बहुत सारी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, असंबंधता पाई जाती है। और अब हम बात करेंगे डिसकंटिन्यूटी यानी कि असंबंधता की। असंबंधता का मतलब क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है कि एक का संबंध दूसरे भाग से नहीं होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? असंबंधता बोलेंगे। जहां संबंध होते हैं, जहां रिलेशन होता है बच्चों, उसको हम संबंधता बोलते हैं। और जहां एक दूसरे से हम संबंधित नहीं होंगे उसे हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी यानी असंबंधता। हरिद्वार से आप लोग जुड़े हुए हैं, कानपुर डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं, मैनपुरी से जुड़े हुए हैं, वाराणसी से जुड़े हुए हैं, झांसी से जुड़े हुए हैं, कानपुर, आजमगढ़, बहुत बढ़िया भाई, पूरा यूपी जुड़ा हुआ है। अब देखिएगा हम असंबंधता पढ़ेंगे। बच्चों हम बात करेंगे, मान के चलेगा ये सरफेस है, जहां पर हम टिके हुए हैं ना उस जगह को हम सरफेस बोल देते हैं, धरातल बोल देते हैं। यदि मेरे दोस्त ये सरफेस है ना, तो ये जो होगा ये क्या होगा? सेंटर होगा, अर्थ का केंद्र होगा। ठीक है। और इसको हमने बांटा कितने भागों में? 3 भागों में। 3 भाग कैसे थे मेरे दोस्त? एक भाग ये था, एक भाग ये था, और एक भाग ये है। ठीक है। फिर इसको हमने बांट दिया कितने भागों में? 6 भागों में। बच्चों इसको हमने 2 भागों में बांट दिया, इसको हमने 2 भागों में बांट दिया, और बेटा इसको हमने 2 भागों में बांट दिया। ऐसे समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है। अब सेंटर जो है ना, सेंटर, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है? 6371 किलोमीटर है। सरफेस से हम चलते हैं मतलब 0 किलोमीटर से, और हम आएंगे 34 किलोमीटर तक। तो इस भाग को हमने क्या बोल दिया था? क्रस्ट यानी भूपरपट्टी बोल दिया। बोल दिया सर। 34 के बाद हम 2900 किलोमीटर तक गहराई में उतरे, इस भाग को हमने क्या बोल दिया? फिर मेंटल। मेंटल को क्या बोल देंगे? आवरण। और 2900 से लेके फिर हम चले 6371 तक मेरे दोस्त, इसको हमने बोल दिया कोर यानी क्रोड यानी केंद्रीय भाग। ठीक है। अब क्रस्ट को हमने 2 भागों में डिवाइड किया, बिल्कुल किया। 2 भागों में डिवाइड किया तो ये वाली जो क्रस्ट होगी ना, इसको हम क्या बोल देंगे मेरे दोस्त? इसको बोल देंगे अपर क्रस्ट। तो नीचे वाली को क्या बोल देंगे? लोअर क्रस्ट। इसको क्या बोल देंगे? अपर मेंटल। तो इसको क्या बोल देंगे? लोअर मेंटल। इसको बोल देंगे अपर कोर। तो मेरे दोस्त इसको बोल देंगे लोअर कोर। तो इस तरीके से हमने 3 भागों को गहराई में 6 भागों में डिवाइड कर दिया है ना। और इन 6 के 6 भागों का आपस में कोई भी संबंध नहीं होगा। जब एक का संबंध किसी दूसरे के साथ नहीं होता है तो मेरे दोस्त उसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी यानी कि असंबंधता।
है ना। मान के चलिएगा आपका मकान है और उसके बाद एक गली आ जाती है, उसके आगे फिर एक किसी पड़ोसी का मकान है। तो बेटा आप दोनों के दोनों के घरों के बीच में डिसकंटिन्यूटी का काम करेगी बीच में आने वाली गली। ठीक है ना। तो मान के चलिएगा आपका मकान है, उसके बाद एक पड़ोसी का मकान है, दोनों की आपस में बच्चों दीवार की दीवार नहीं लगती, बीच में एक गली आ जाती है। तो वो गली जो होगी ना, वो दोनों मकानों के बीच किसका काम करेगी? डिसकंटिन्यूटी का काम करेगी, असंबंधता। ठीक है। और असंबंधता को याद रखना है तो मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूं, क्योंकि थोड़े से अटपटे नाम है ना, तो इनकी ट्रिक भी आप लोग कर लो तो अच्छा रहेगा। ट्रिक में याद रखना है क्या मारे गुटले। तो ये याद रखना है क्या मारे गुटले। ठीक है ना बच्चों। क्या में कैसे बनेगा कोनराड? पहली जो असंबंधता होगी उसको हम बोलेंगे कोनराड असंबंधता। मैं से बनेगा बच्चों मोहविसिक। रे से बनेगा रेपेटी। गुट से गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग असंबंधता। और एक लास्ट में मेरे दोस्त पांचवी जो असंबंधता होगी वो होगी लेमैन। ठीक है। अब यहां पर बच्चों सबसे पहली जो डिसकंटिन्यूटी होगी ना वो ये होगी, ये है कोनराड। बिल्कुल सीक्वेंस में लिखना है, कोनराड, मोहविसिक, रेपेटी, गुटेनबर्ग और दोस्त लेमैन। लेमैन असंबंधता। ठीक है ना। तो कोनराड असंबंधता आपसे कोई पूछ लेगा तो आप बता दोगे खुशी खुशी कि भाई अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। ठीक है ना। तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। ठीक है। फिर बच्चों मोहविसिक लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल। ठीक है बच्चों। फिर आपकी रेपेटी अपर मेंटल और लोअर मेंटल। मेरे को एक क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा कि पृथ्वी गोल है, ये बात बताई सबसे पहले किसने थी? ठीक है। अपर मेंटल और लोअर मेंटल, गुटेनबर्ग बच्चों लोअर मेंटल और अपर कोर। लोअर मेंटल और अपर कोर। ठीक है। और बेटा ये होगी अपर कोर, लोअर कोर के बीच। कीजिएगा फटाफट नोट। इसी के साथ अपना ये टॉपिक होता है कंप्लीट। पृथ्वी गोल है ये बात किसने बताई थी? तो आपको बोलना है पाइथागोरस नाम का एक आदमी था मेरे दोस्त, उसने बताया था कि पृथ्वी गोल है।
लेकिन बाद में बच्चों ये प्रूव हुआ कि पृथ्वी गोल नहीं है बल्कि पृथ्वी जियोड है। तो पृथ्वी गोल है ये सबसे पहले बताया था पाइथागोरस ने। मैथमेटिक्स में पढ़ते हो ना पाइथागोरस प्री में। तो पृथ्वी गोल है ये सबसे पहले किसने बताया था? पाइथागोरस ने। और आपसे पूछ ले कि भाई पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो मेरे दोस्त पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बिल्कुल भाई विवेक गुप्ता, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल घूम के जाएंगे। ठीक है, आप लोगों की शादियों में मैं आऊँगा यदि तुम बुलाओगे तो। जब तुम यूपीएसआई में सेलेक्ट हो जाओगे ना, फिर तुम्हारी शादियाँ होंगी, तो बेटा तुम्हारी शादियों में आएंगे, जम के डांस करेंगे। कौन सा? नागिन डांस। हमारे हरियाणा में नागिन डांस ज़्यादा चलता है। ठीक है, तो सारे के सारे बुला लेना। तुम बुला लोगे क्या? एक ने भी अभी तक आ नहीं भरी है कि सर बुला लेंगे। क्या यही प्यार है बच्चों अपने बीच? सोच रहे हैं अभी। कई तो घर वालों से पूछ रहे हैं कि बुलाना है या नहीं बुलाना। चलेगा भाई, देखते हैं फिर। सर जी क्वेश्चन कैसे बनेगा यहां से? बेटा क्वेश्चन ऐसे बनेगा, आपसे पूछा जाएगा कि जितनी भी डिसकंटिन्यूटी है ना, इनको सरफेस से सेंटर की तरफ सीक्वेंस में लगाओ। तो सरफेस से सेंटर की तरफ सीक्वेंस में कोनराड, मोहविसिक, रेपेटी, गुटेनबर्ग, लेहमैन ऐसे लगा दोगे। जब सीक्वेंस में लगाना हो सेंटर से सरफेस की तरफ, तो बच्चों लेहमैन, गुटेनबर्ग, रेपेटी, मोहविसिक और कोनराड ऐसे लगा दोगे। फिर आपसे पूछेगा कि कोनराड डिस्कंटिन्यूटी कौन से भागों के बीच में है, तो आप बोलोगे अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। क्वेश्चन ऐसे भी पलट के पूछ सकता है कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच कौन सी डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है, तो हम बोल देंगे रेपेटी। क्या बोल देंगे? रेपेटी। ठीक है ना? चलेगा भाई, धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग सारे के सारे जो है ना वो हाँ भर रहे हो कि सर पक्का बुलाएंगे शादी में। चलेगा बेटा, मुझे भी इंतजार है उस दिन का जिस दिन तुम बुलाओगे। ठीक है, हेडिंग डालिएगा एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। अगला जो टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, पृथ्वी का वायुमंडल। पृथ्वी का वायुमंडल हम पढ़ने वाले हैं। मैं आप लोगों से पूछूं कि मेरे दोस्त क्या होता है वायुमंडल? किसे बोलते हैं हम वायुमंडल? तो वायु का मतलब क्या है? गैस। और मंडल का मतलब क्या है? ग्रुप। तो गैसों का समूह ही आपका क्या कहलाता है मेरे दोस्त? एटमॉस्फेयर कहलाता है। अब पृथ्वी का वायुमंडल पढ़ रहे हैं, तो ये गैसें जो हैं ये किसके चारों ओर फैली होंगी? तो सर जब हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी का वायुमंडल, तो ये गैसें भी फैली होंगी पृथ्वी के चारों ओर। तो बेटा पृथ्वी के चारों ओर जो ये गैसों का आवरण है, जो ये गैसें फैली हुई है ना पृथ्वी के चारों ओर, तो चारों ओर फैला हुआ ये गैसों का आवरण ही हमारा क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। तो आपसे कोई पूछ ले कि वायुमंडल होता क्या है, तो हम बोल देंगे पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ गैसों का आवरण। पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ
गैसों का आवरण। ठीक है बच्चों, आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है ना, इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो बेटा पृथ्वी के वायुमंडल का जो निर्माण है वो 3 चरणों में हुआ है। पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में हमें जो जानकारी देती है थ्योरी, वो कौन सी है। पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, वायुमंडल के बारे में जानकारी देने वाला जो स्रोत होगा, देने वाला जो सिद्धांत होगा, थ्योरी होगी, वो कौन सी थ्योरी है जिसमें पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में बताया गया है कि ऐसे ऐसे पृथ्वी का वायुमंडल जो बना है, 3 स्टेज के अंदर पृथ्वी के वायुमंडल का निर्माण हुआ है। तो मेरे दोस्त, उस थ्योरी का नाम है डी गैसिंग थ्योरी। वायुमंडल के बारे में जानकारी देने वाली थ्योरी यदि आपसे कोई पूछ ले तो उस थ्योरी का नाम है डी गैसिंग थ्योरी। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा मेरे दोस्त कि डी गैसिंग जो सिद्धांत है वो किससे रिलेटेड है, तो हम बोल देंगे सर वायुमंडल से रिलेटेड है। अब आपके दिमाग में ये भी आया होगा दोस्त कि ये पृथ्वी के चारों ओर जो गैसें फैली हुई है ना, ये पृथ्वी से दूर नहीं जा पाती। ऐसा क्या कारण है कि बच्चों ये वायुमंडल पृथ्वी का टिका हुआ है। तो पृथ्वी का वायुमंडल टिका हुआ है, इसके पीछे कारण है पृथ्वी की ग्रेविटी। पृथ्वी का वायुमंडल टिका होने का कारण कि भाई ये गैसें पृथ्वी को छोड़ के दूर नहीं निकल रही हैं। क्या कारण है? कारण यही है कि हमारी पृथ्वी इन गैसों को दूर जाने ही नहीं देती। तो कोई भी चीज पृथ्वी से दूर जाने की कोशिश करेगी बेटा, तो पृथ्वी की जो ग्रेविटी है ना, उनको दूर नहीं जाने देगी। ठीक है, तो सबसे पहला कारण तो ये होगा ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ग्रेविटी ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी का गुरुत्व। पृथ्वी का गुरुत्व। और दूसरा कारण क्या होगा? ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो चुंबकीय क्षेत्र और ग्रेविटी बेटा, ये दोनों के दोनों पृथ्वी से गैसों को दूर नहीं जाने देते हैं, जिसके कारण पृथ्वी का वायुमंडल जो है ना, वो टिका हुआ है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, सभी बच्चों ने हाजिरी लगा दी है कि सर बिल्कुल आएंगे, और तुम बुलाओगे हम आए ना, ऐसा हो नहीं सकता बच्चों, पक्का आएंगे। ठीक है, यहां तक नोट कीजिएगा। इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसकी सीमा, उसका जो एक लिमिट है वो कहां तक है। हम वायुमंडल का जो विस्तार है, एक्सपेंशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वो कहां तक बच्चों डिस्कस करते हैं। यानी कि हम ऊंचाई के अंदर देखें सरफेस से, तो कितने किलोमीटर तक बेटा हम वायुमंडल को मान सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सूर्य तक पृथ्वी का ही वायुमंडल होगा, उस वायुमंडल की एक रेंज तो होगी। ग्रेविटी मेरे दोस्त फिर अपना प्रभाव जो है वो छोड़ना भी शुरू कर देती होगी एक हाइट के बाद, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे।
बिल्कुल भाई, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। सारे के सारे बच्चे जितने भी जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट नोट कीजिएगा। अच्छा, तुम्हें भी आना है मेरी शादी में? ठीक है बेटा, बुलाएंगे, तुम्हें भी बुलाएंगे, मत टेंशन लो तुम। ठीक है, बुला लेंगे तुम्हें, ना टेंशन लो। लेकिन घर वाले अभी मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बहुत छोटा है अभी। ठीक है, नाबालिग है, नाबालिग की शादी नहीं हो सकती ना। उसमें नहीं लिख रखा कानून के अंदर कि 18 साल से नीचे लड़की की और 21 साल से नीचे? अभी 21 की उम्र हुई नहीं है बेटा। 21 का होते ही मैं अपने आप कार्ड भेज दूंगा, तुम टेंशन मत लेना, ठीक है। हम बात करें तो पृथ्वी के वायुमंडल का जो विस्तार है, एक्सपेंशन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के वायुमंडल का जो विस्तार हो पृथ्वी के वायुमंडल का जो विस्तार होगा बच्चों, वो 10,000 किलोमीटर। कितने किलोमीटर तक होगा? 10,000 किलोमीटर तक हम मान के चलेंगे, ठीक है ना। 10,000 किलोमीटर। बच्चों, ये जो 10,000 किलोमीटर का हम वायुमंडल बोल रहे हैं, इसका विस्तार, इसमें आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी के वायुमंडल की जो ऊपरी परत होगी, अपर लेयर होगी या अपर पार्ट होगा, इस ऊपरी भाग का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एरोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और वायुमंडल का जो बच्चों लोअर पार्ट होगा, निचला भाग होगा, तो मेरे दोस्त, निचले भाग का जो अध्ययन है ना, वो मेटेरोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। मेटेरोलॉजी को हम बोलते हैं ऋतु विज्ञान। ठीक है, एरोलॉजी को बोलते हैं बेटा हिंदी में वायुर्विज्ञान। बच्चों, हम बात करेंगे यहां पर कि पृथ्वी का जो ये वायुमंडल 10,000 किलोमीटर तक हम बोल रहे हैं, इस 10,000 किलोमीटर तक के वायुमंडल को अच्छे से समझने के लिए हम इसको 5 परतों में डिवाइड करेंगे। इसको हम 5 परतों में डिवाइड करेंगे। ये 5 परत कौन कौन सी होंगी हमारी? इन 5 परतों में एक को हम बोलेंगे ट्रोपोस्फेयर, यानी कि शोभ मंडल। ट्रोपोस्फेयर के ठीक ऊपर की जो लेयर होगी उसको बोलेंगे बेटा स्ट्रेटोस्फेयर।
यानी कि समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद हम बात करेंगे मीजोस्फेयर, यानी कि मध्यमंडल। इसके बाद हम बात करेंगे थर्मोस्फेयर, इसको थर्मोस्फेयर भी बोलते हैं, इसको आयनोस्फेयर भी बोलते हैं, तापमंडल। और सबसे लास्ट जो परत होगी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की, बेटा उसे बोलेंगे एग्जोस्फेयर, यानी कि बाह्यमंडल। उसको हम क्या बोल देंगे, बाह्यमंडल हम बोल देंगे, ठीक है। बिल्कुल, फटाफट नोट कीजिएगा। अब हम बात करेंगे कि वायुमंडल जो हम पढ़ रहे हैं ना, इन 5 परतों को बच्चों 2 भागों में डिवाइड हम कर लेते हैं। एक को बोलते हैं होमोजीनियस एटमॉस्फेयर, यानी कि बोलेंगे समवायुमंडल। और बेटा एक को बोलेंगे हिट्रोजीनियस एटमॉस्फेयर। विषम वायुमंडल, ठीक है बच्चों। सम वायुमंडल क्या होता है? सम वायुमंडल एक ऐसा वायुमंडल होगा जहां गैसों के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहती है, जहां गैसों में स्थिरता बनी रहती है। जैसे हम पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन लगभग 21% है, तो मेरे दोस्त ये कौन सा वायुमंडल का हम जिक्र करते हैं जहां ऑक्सीजन को हम 21% के आसपास पढ़ते हैं? इसका मतलब आप पूरे के पूरे वायुमंडल का जिक्र नहीं कर रहे, आप सम वायुमंडल का जिक्र कर रहे हैं, जहां गैसों के अंदर ज्यादा बड़ा बदलाव देखने को ना मिले, जहां गैसों के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहे, स्थिरता बनी रहे। ऐसे वायुमंडल के पार्ट को हम होमोजीनियस एटमॉस्फेयर बोलते हैं, सम वायुमंडल बोलते हैं। और गैसों के अंदर स्थिरता बेटा 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक बनी रहती है। तो 90 किलोमीटर तक का विस्तार आपको याद रखना है, सम वायुमंडल का होगा। हिट्रोजीनियस एटमॉस्फेयर बच्चों 90 किलोमीटर से ऊपर गैसों की मात्रा में बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलेगा। गैसों की स्टेबिलिटी समाप्त हो जाएगी, गैसों में मेरे दोस्त अस्थिरता आ जाएगी। पल पल में गैसों की जो मात्रा है उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। पल में बच्चों ऑक्सीजन 4% तो दूसरे पल 12%, फिर मेरे दोस्त 18%, वापिस गिर के 4%। ऐसे बच्चों स्टेबिलिटी समाप्त आपको नजर आएगी गैसों के अंदर। ऐसे वायुमंडल के पार्ट को हम हिट्रोजीनियस बोलते हैं, विषम वायुमंडल बोलते हैं। और आपसे कोई पूछ ले कि इसका विस्तार, तो बेटा 90 से लेके 10,000 किलोमीटर तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। हम बात करें तो ये जो 5 परत हमने पढ़ी 10,000 किलोमीटर तक, इनमें से जो 3 परत हैं, ठीक है, वायुमंडल की बच्चों 3 परत जो है ना वो इसका पार्ट होंगी, और जो 2 परत होंगी बच्चों वो इसका पार्ट होंगी। ये 2 परत कौन सी होंगी? एक को हम बोलेंगे थर्मोस्फेयर यानी कि तापमंडल, और एक को बोलेंगे बाह्यमंडल। तो ताप और बाह्यमंडल बेटा ये है किसका? विषम वायुमंडल का हिस्सा। और बाकी जो 3 है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ये है सम वायुमंडल का हिस्सा, ठीक है। तो आज के लिए इतना सा ही हम करेंगे, बाकी हम मिलेंगे मेरे दोस्त नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है चलेगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।